नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी निवेश योजना की प्लानिंग आपको करके देते हैं ताकि आपके सभी आर्थिक लक्ष्य पूरे हो। बचत, खर्च, निवेश के जो नुस्खे हैं, जो गुर है, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं इस शो के जरिए ताकि आप आर्थिक आज़ादी के अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार रोज छू रहा है नए लेवल। अब ऐसे में बाजार में पैसे लगाने की आपकी रणनीति में क्या बदलाव आपको लाना चाहिए या नहीं। आज लगेगी एनपीएस की पाठशाला। जानिए रिटायरमेंट के लिए कैसे कारगर निवेश विकल्प है एनपीएस। मिड कैप सेक्टर की कहानी में है कितना दम। आपके मिड कैप फंड को बदलने का वक्त क्या आ गया है, जानेंगे आज शो में। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल भेजे एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। सवाल आप चाहें लिखित रूप में भेजें और अगर आप चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम वीडियो टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, तो बेहद खास शो जहां पर हम आपको बाजार के इस लेवल में, यानी बाजार रोज नए लेवल्स को छू रहा है, रोज नए ऑल टाइम हाई पर जा रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे निवेशक होते हैं जो अपना निवेश रोकने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बाजार की इस तेजी पर भरोसा नहीं होता, या बहुत निवेशक इस डर में कि बाजार आगे चलकर गिर सकता है और जितना मुनाफा उन्होंने अभी तक कमाया है उस डर के मारे, उस गिरावट के डर के मारे अपने निवेश को ऐसे ही छोड़ देते हैं। किस तरह की गलती एक निवेशक कर सकता है जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर हो या एक बुल रन में हो, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत हद तक जब आप एक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाते हैं, जब आप एक लंबी अवधि के निवेशक होते हैं, तो बाजार की इस तरह की कई तरह की चालें हैं जो आप अपने पूरे अंतराल में अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न के तौर पर आपको तब मिलता है जब आप अपने निवेश में बने रहते हैं। इस बारीकी को हम विस्तार से और समझेंगे, लेकिन जिस तरह से बाजार की चाल हमें रोज़ नए आयाम पर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुनाफे को भी बांधने की कोशिश करें। ख़ासतौर से वो निवेशक जिनके जो लक्ष्य हैं, जिनके आर्थिक जो लक्ष्य हैं, वो करीब आते जा रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, उतार चढ़ाव तो बाजार की फितरत में ही है, और इसीलिए अगर आपका कोई लक्ष्य है जो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मौजूदा समय में अगर पोर्टफोलियो में आप कोई कमाई देख रहे हैं तो आपको समझदारी से, सूझबूझ के साथ उस मुनाफे को बांध भी लेना चाहिए। लेकिन चलिए, बाजार की इस चाल को और बेहतर तरीके से समझते हैं, और इस चाल में आपकी पोर्टफोलियो में क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, इसको हम समझते हैं विस्तार से। हमारे साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी और सीबीओ डीपी सिंह भी जुड़ गए हैं। डीपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बाजार रोज़ नए आयाम छू रहा है। जिस तरह से हमें हरियाली की बहार बाजार में दिखाई दे रही है, खुशहाली दिखाई दे रही है, एक तबका निवेशकों का ऐसा भी होता है, और आप शायद बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं और बहुत अच्छे से आप समझाएंगे भी कि वो डरते हैं, इस तेज़ी से वो डरते हैं कि आने वाले वक्त में बाजार जिस तेज़ी से अभी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धड़ाम से गिर भी सकता है। किस तरह के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर हैं जो बाजार के बुल रन में हमें दिखाई देते हैं, जो शायद इन्वेस्टमेंट की रणनीति के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी के लिए सही नहीं है, बताएं। शुक्रिया कविता जी, सबसे पहले तो मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसे समय में जब हर रोज बाजार एक नई ऊंचाई छूता है, तो निवेशक का एक स्वाभाविक तौर पे एक डर में रहना एक एक स्वाभाविक सी चीज है कि होता है कि यार अभी इतना बढ़ रहा है तो बाजार गिर भी सकता है। परंतु एक बात ना मैं कहनी चाहूंगा इस संदर्भ में, कि सबसे बड़ी जो बात है कि निवेशक को कभी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखिए, निवेशक को बने रहना बाजार में बहुत जरूरी है।
क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि ये ऊंचाई जो हम कह रहे हैं कि ये सबसे ऊंचे दर पे है, परंतु और कितने ऊपर जा सकता है ये किसी को मालूम नहीं है। और एक चीज बिल्कुल तय हो चुकी है कि निवेशक जो है उनको ये पता लग जो है कि अगर हमें अपना वेल्थ क्रिएशन करना है, अगर पूंजी बनानी है, अगर मेरे को एफडी से ज्यादा मेरे को रिटर्न में लेनी है, तो मेरे को इक्विटी में रहना ही पड़ेगा। तो उस डिसिप्लिन में एक निवेशक का हमेशा ये रहता है कि मैं अपने पूरी सेविंग का कितना हिस्सा मैं निवेश में डालता हूँ और कितना मेरे को इक्विटी में बने रहना है। तो उस परसेंटेज को तो जरूर इक्विटी में बने रहने देना चाहिए। और जैसे आपने पहले कहा, अगर आपकी वो दर जो सपोज आपने बोला है कि मेरा 25% इक्विटी में रहना चाहिए या 50% इक्विटी में रहना चाहिए, अगर वो बढ़ के 25 से 40 हो गया है या 50 से 70 हो गया है, तो उतना मुनाफा लेने में कोई गलती नहीं है। परंतु जहां तक आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा निवेशक एसआईपी के रूट से आ रहे हैं, तो उनके तो मेरा यही सलाह है कि कुछ मत सोचो, अपने बने रहो इसमें, और जितनी बाजार ऊपर जा रहा है उसका फायदा भी उठाइए। ज्यादा मतलब या तो पैनिक में या किसी और वजह से, जब तक कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बिना वजह से उसको मत निकालिए। क्योंकि भारत की जो अपनी मार्केट है या हमारी जो इकोनॉमी है, एक बहुत अच्छे एक ऐसे स्तर पे है जहाँ पे सब लोग पूरे पूरे पूरी दुनिया में लोग इस बात को सोच रहे हैं कि ये अभी नेक्स्ट डिकेड इज ऑफ इंडिया। तो उसमें आपका बने रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, शायद आप उदाहरण देकर हमें ये बात समझा सके। डीपी सर, एक ऐसा निवेशक जो कि लगातार एसआईपी कर रहा है, ठीक है, बाजार में गिरावट हो या बाजार में तेजी हो, उसकी एसआईपी अनुशासित तरीके से बनी हुई है। दूसरा एक ऐसा निवेशक है डीपी सर जो कि बाजार में सिर्फ गिरावट में पैसे लगाता है और लमसम में पैसे लगाता है, और जब बाजार तेजी में होता है तो वो निवेश नहीं करता, या उसको जब ऐसा लगने लगता है कि अच्छा बाजार में थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर पहुंच रहा है तो वो अपना निवेश रोक देता है। अगर एसआईपी भी कर रहा हो तो एसआईपी रोक देता है। इन दोनों निवेशकों की मेंटालिटी किस तरह की हो सकती है, और किसे ज्यादा फायदा होगा, किसका कॉर्पस कितना जल्दी बनेगा, किसको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे? क्या 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 इस तरह की कोई समझाइश उदाहरण के तौर पर आप हमें दे सकते हैं? या बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। हमारे पास को बहुत सी ऐसी उदाहरण है कि जब जैसे अभी मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, तो लोग जी। अपना पैसा उसमें से निकाल के एक मुनाफा के, मेरे एसआईपी तो चलते रहने दो, पर जितना पैसा बना हुआ है वो निकाल लो। वो निकाल तो लिया, परंतु जितनी देर अगर इसकी तेजी बनी रहेगी, सपोज अगले 3 महीने में तेजी बनी रहती है या 6 महीने में तेजी बनी रहती है और मार्केट ऊपर जाती है, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो पैसा निकाल के, अच्छा फिर उनको समझ नहीं आता कि उनकी हमेशा ये रहती है कि जब मार्केट गिरेगी तो मैं लगाऊंगा। और मेरे एक नहीं, हजारों मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, जो लोग पिछले 6 महीने से यही सोच के बैठे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर है, अभी नहीं लगाएंगे, जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन होगा तब लगाएंगे। और कुछ हाँ। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको ये रहता है कि मेरे को, हम हमेशा ये समझाते हैं कि अगर आपने निकाल भी लिया, अब थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करिए ताकि आप मिस कर मत करिए इस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिल रही है। तो उनका एक मानसिकता एक ऐसी बनी हुई है कि मैं तो इकट्ठे ही डालूंगा और इकट्ठे ही निकालूंगा। तो वो कई बार उसको माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु आज की डेट में सबसे जो बड़ी बात है कि कुछ पैसा आपका मार्केट में बना रहना चाहिए, और जो भी पैसा सरप्लस है उसका कुछ हिस्सा इक्विटी में हमेशा डालते रहना चाहिए। एसआईपी के थ्रू करिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू करिए, या तो अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहाँ पे हम लोग खुद ही ये निर्णय लेते हैं कि कितना प्रतिशत आपका इक्विटी में होना चाहिए इस समय और कितना प्रतिशत आपका डेट में होना चाहिए, उसमें आपको कोई टैक्स भी नहीं ट्रिगर होता। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आज की डेट में एक आम निवेशक के लिए सबसे बढ़िया एक जो तरीका है डालने का। अगर आज भी देखें हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो उसकी इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 35 से 40% के करीब, बाकी पैसा डेट में डाला हुआ है। परंतु 35-40% है, तो जो व्यक्ति बैलेंस एडवांटेज फंड में आया हुआ है उसको ऐसा नहीं है कि वो मिस कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को, परंतु उसकी वो एक ये भी है कि 60% तो अभी भी डेट में बना हुआ है। तो उसको ये फायदा भी हो रहा है, डेट में बना हुआ है या आर्बिट्राज में है, तो उसको टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिल रहा है, उसको मार्केट की चाल का भी बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है जिसमें 25% जो है
वो इक्विटी में रहता है 20 से 25 रखा। अगर कोई कंजर्वेटिव ज़्यादा है, वो 40% नहीं डालना चाहता, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दीजिए, ताकि निकालने का डालने का हर बार आप एसटीडी दोगे, हर बार आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे बड़ी तो यही है कि फंड के जरिए आप मार्केट में बने रहिए। आप कैसे फंड में रहना चाहते हैं वो हर तरह की कैटेगरी मौजूद है। परंतु मेरा एक आम निवेशक के लिए जो कि बहुत इवॉल्व नहीं है, जो पहली बार आ रहा है या जिसकी रिस्क एपिटाइट कम है, उन सब का वही यही सलाह होगी कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दो फंड है, इसमें जितना पैसा डाल दो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में अगर थोड़ा मार्केट थोड़ा गिरता भी है तो उसमें और पैसा डाला जा सकता है टू एवरेज इट आउट, बट अदरवाइज मार्केट से दूर मत रहिए, ये मेरा एक विनती रहेगी, क्योंकि उसमें आपका नुकसान बहुत हो सकता है। एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है डीपी सर, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा अभी तो बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, मुझे अपनी निवेश रणनीति की शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा बाजार गिर जाए उसके बाद में पैसे डालना शुरू करूंगा। वो तमाम निवेशक जो इस वक्त बाजार की इस चाल को देखकर निवेश शुरू करने से हिचकिचा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मेरे तो यही सलाह रहेगी, देयर इज नॉट नो डे बेटर डे देन टुडे। बिल्कुल आप लगाना शुरू करिए। पहली बात तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट ऊपर है तो ऊपर जा ही रही है ना। जिसने 1 महीना पहले बोला या जिसने 2 महीने पहले बोला, उसको भी यही समझना चाहिए कि अगर वो उस दिन से बैठे हुए तो आज डालोगे तो नए स्तर पे डालोगे। आज जो भी पैसा है वही मेरा है कि पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कीजिए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर एकदम लमसम नहीं डालना है तो एसआईपी शुरू करिए। डेट फंड में, ओवरनाइट फंड में, लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी शुरू करिए। परंतु वेट मत करिए, क्योंकि इंतजार जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाजार में, ये तो चीज रहती है कि कितने लोग आने वाले हैं और कितने जाने वाले हैं। आज होलसेल वाला जो बंदा है, जो एक बहुत बड़ा पैसा लेके आ रहा है, वो तो फायदा ले लेगा, परंतु एक आम निवेशक अगर वो वेट करता रहेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक अच्छी अमाउंट की एसआईपी शुरू करिए। एसआईपी का मतलब 2000, 3000, 5000 ही नहीं होता। हर एक के अपने आर्थिक स्तर के मुताबिक, अगर आपके पास सरप्लस है, अगर 5 लाख पड़ा है तो 50,000 रुपए महीना के एसटीपी कर दीजिए। और अगर आपकी जो एनुअल इनकम है उसका कितना 20% के हिसाब से, कम अगर आपका वो, अगर आपकी इनकम ऐसी है कि अपने खर्चा निकाल के जितना भी आपके पास सरप्लस है उसका कम से कम 25 से 30% की एसआईपी इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए। क्या ये वो समय है डीपी सर कि अपने एसआईपी की राशि आपको बढ़ानी चाहिए या उससे थोड़ा सा बच जाइए, थोड़े से समय के बाद बढ़ाइए? नहीं, देखिए एसआईपी की, जैसे एसआईपी का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एसआईपी को टॉप अप करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे जैसे आर्थिक स्तर बनता है, अगर आज की डेट में मैं अपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा उसमें यही मैंडेट देता हूँ कि हर साल इसको 10% से बढ़ाते हैं। तो 10,000 से 11,000 होएगी, 11,000 से 12,000, 100 होएगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मेरा जब इनकम स्तर बढ़ रहा है तो मैं उसको 10,000 पे या 2,000 पे या 5,000 पे सीमित क्यों रखता हूँ? बल्कि ये तो एक ऑटोमेटिक है। अगर किसी वजह से मेरे पास ज्यादा पैसा है तो उसी अकाउंट में जिसमें एसआईपी चल रही है उसमें मैं लमसम भी डाल सकता हूँ। मेरे को जरूरत है तो उसमें से निकाल लूंगा। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड एक फोलियो में, जहाँ पे आप उसी में आप एसआईपी कर सकते हो, उसी फोलियो में आप लमसम डाल सकते हो, उसी फोलियो में से आप निकाल सकते हो, उसी फोलियो में से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। तो ये चीजें सारी सोल्यूशन का फायदा लेना बहुत जरूरी है। तो एसआईपी को बढ़ाना एक नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए। बल्कि अपने फंड हाउस में अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप अप एसआईपी का, जब कोई भी निवेशक एसआईपी करता है तो टॉप अप एसआईपी का जो मैंडेट है पहले दिन ही ले लेना चाहिए, परसेंटेज टर्म में या एक अमाउंट में। मतलब अगर 5,000 किए तो हर साल 500 बढ़ा दो, या 5,000 किए तो हर साल 10% जो भी मेरा एसआईपी है वो 10% के हिसाब से बढ़ता रहे। तभी ही एक कैपिटल क्रिएशन होगी, तभी वेल्थ क्रिएशन। चलिए, तो शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर, और ऐसे में आपको अपने निवेश को लेकर क्या रुख अख्तियार करना चाहिए? डीपी सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी आसान भाषा में आपने निवेशकों की तमाम दिक्कतों को, उलझनों को सुलझाया। धन्यवाद शो पर आज शिरकत करने के लिए। चलिए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और